ओम अरुणोदराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अथर्वा क्लासेस में। माँ वीणा पाणी की कृपा आप पर बनी रहे और आपका बुद्धि विवेक हमेशा प्रस्फुटित होता रहे, ये आशीर्वाद आप पर बना रहे माता जी का, और आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए अपने आप को कमजोर न महसूस करें, ऐसी अनुकंपा मां की आपके ऊपर बरसे। हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत नवीन राज्यों का उदय देखा था, इस पे चर्चा हुई थी, जिसमें बंगाल के नवाब की चर्चा चल रही थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था मुर्शिद कुली खां, भूमिका नवाब बंगाल के नवाबों को और मुर्शिद कुली खां के बारे में जाना था, चर्चा की थी। अब इसी क्रम में आगे मुर्शिद कुली खां के बाद जो अगला नवाब हुआ, आइए देखते हैं। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान अगला नवाब हुआ, जिसका समय जो बताया गया है 1727 से 1739 ईस्वी तक इसका समय था। मुर्शिद कुली खां का दामाद था ये। मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके दामाद सजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल के नवाब बनते हैं। इसके पहले उड़ीसा के सूबेदार थे कौन? सजाउद्दीन मोहम्मद खान। जब ये नवाब बने थे 1727 में, इसके पहले ये उड़ीसा के सूबेदार के पद पे कायम थे। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिला लिया था इन्होंने, और 1733 ईस्वी में ही अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया था। किसने? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने। इसके बाद इनका पुत्र जो बंगाल का नवाब अगला हुआ, उसका नाम था सरफराज खान, जिसका समय 1739 से 1740 ईस्वी का है। बंगाल का नवाब सरफराज खान की उपाधि जो इसको प्राप्त हुई थी, हैदरजंग उपाधि थी। इसमें इसकी आलम उद्दौला हैदरजंग, इसकी उपाधि जो थी उसका नाम था हैदरजंग। आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि इसने प्राप्त की थी। एक अयोग्य और कमजोर शासक था कौन? सरफराज खान। और इसके समय में विद्रोह हुए, 1740 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, जिसमें बंगाल के जो सूबेदार थे अलीवर्दी खां ने अपने सहयोगी हाजी अहमद और जगत सेठ की सहायता से विद्रोह कर दिया सरफराज खान के प्रति, और सरफराज और अलीवर्दी खान के मध्य एक युद्ध हुआ जो 1740 ईस्वी में हुआ। 1740 के युद्ध को गिरिया का युद्ध भी कहते हैं। गिरिया के युद्ध से इसको गिरिया का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो सरफराज खान और अलीवर्दी खान के मध्य हुआ था, जिसमें सरफराज खान परास्त हुआ और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात अगला जो नवाब हुआ, अलीवर्दी खान ही नवाब बनता है। 1740 से 1756 ईस्वी तक इसका समय था। इसकी जो उपाधि थी अलीवर्दी खान की, मिर्जा मोहम्मद खान की उपाधि इसने प्राप्त की थी। 2 करोड़ रुपए नजराना
भेजा था तत्कालीन मुगल बादशाह के दरबार में, और उस मुगल बादशाह का नाम था, या उस समय जो तत्कालीन मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। जब अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था तो उस समय सल्तनत में मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली सल्तनत में थे, और मोहम्मद शाह रंगीला जो थे उन्होंने अलीवर्दी खां को जब नजराना प्राप्त हुआ किसे, मोहम्मद शाह रंगीला को, तो उन्होंने इसके बदले में अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब स्वीकृत करने का घोषणा पत्र जारी किया। और यह एक पहला या प्रथम नवाब था, कौन, अलीवर्दी खां, जिसने मुगलों द्वारा आधिकारिक रूप से बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। ऐसा पहली बार नवाब हुआ जिसको मुगलों द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई थी नवाब के पद पे आसीन रहने की। इसके बदले में मिला था, किसके बदले में, जो इन्होंने 2 करोड़ रुपए का नजराना भेजा था। 1740 से 1751 ईस्वी में मराठों से संघर्ष होता रहा। इस दरमियान अलीवर्दी खां और मराठों के बीच में 1740 से लेके 1751 के मध्य मराठों से संघर्ष हुआ, और मराठों की जो बागडोर जिसके हाथ में थी, तो जो मराठा सरदार था उनका नाम था रघुजी, जो रघुजी से संधि हुई। 1751 में मराठों से शांति संधि हुई, जिस समय मराठा सरदार रघुजी थे, और संधि में निर्णय लिया गया, 2 प्रकार के निर्णय लिए गए। पहला निर्णय था कि नवाब हर वर्ष, नवाब अर्थात अलीवर्दी खां हर वर्ष मराठों को 12 लाख रुपए चौथ कर के रूप में देगा। पहला निर्णय यह हुआ, और दूसरा निर्णय था कि उड़ीसा मराठों को सौंप दिया जाएगा। ये 2 प्रकार के निर्णय इस संधि के माध्यम से लिए गए थे, जिसमें 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की गई थी। अलीवर्दी खां के कोई भी पुत्र नहीं था, और उत्तराधिकारी इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सिराजुद्दौला, जिसे इन्होंने उत्तराधिकारी स्वीकार किया था। इसको साफ करके इसके अलीवर्दी खां से जुड़ी और कुछ बातें उन पर चर्चा करते हैं, फिर सिराजुद्दौला के विषय में चर्चा करते हैं। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ऐसा अलीवर्दी ने कहा। अलीवर्दी की 3 पुत्रियां थी, जिनका लेख प्राप्त होता है, जिसमें बड़ी पुत्री घसीटी बेगम का विवाह ढाका के नवाब के साथ हुआ। दूसरी पुत्री का विवाह पूर्णिया के नवाब के साथ हुआ। तीसरी पुत्री का विवाह पटना के शासक के साथ हुआ। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी के पश्चात इनकी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला का जो समय था नवाब का 1756 से 1757 ईस्वी तक के नवाब रहा। और अलीवर्दी खां यानी दोहत्री, अलीवर्दी खां की दोहत्री सिराजुद्दौला, यानी ये दोहत्री का मतलब होता है पुत्री का पुत्र। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला 23 वर्ष की आयु में बना। इसके 3 प्रमुख शत्रु थे। कौन से? पहला पूर्णिया का नवाब शौकत जंग,
पूर्णिया का नवाब जो था, जिसका नाम था शौकत जंग, पहला ये हुआ शत्रु। दूसरा उसकी सिराजुद्दौला की जो मौसी थी, जिनका नाम था घसीटी बेगम, इसके साथ दो इनके सहयोगी भी थे, सहयोगी दीवान थे, पहला राजबल्लभ और दूसरा कृष्ण बल्लभ। और तीसरा नंबर इनका शत्रुओं में था तो वो थे अंग्रेज अधिकारी। 1756 में मनिहारी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला और शौकत जंग की बीच में हुआ था, मध्य हुआ था। मनिहारी का युद्ध 1756 सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य हुआ था, जिसमें शौकत जंग पराजित हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। नवाब ने, यानी नवाब कौन, सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर आक्रमण किया। 15 जून 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर आक्रमण किया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1756 में, इसी समय 1756 में ही यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों को दुर्गीकृत अर्थात किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। नवाब सिराजुद्दौला ने मना किया तो फ्रांसीसी तो मान गए किलेबंदी करने से, किंतु अंग्रेज ना माने। जब अंग्रेज ना माने तो नवाब ने क्या किया, कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया 4 जून 1756 ईस्वी में। फिर 15 जून 1756 में ही कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। किसने, सिराजुद्दौला ने। और ये जो 20 जून 1756 की एक घटना है, जिसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, इसके विषय में लिखता हूं, लेकिन इसको साफ करने के बाद। अच्छा, ये जब हुआ तो यहाँ पे गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिन्चिन व अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली थी। यहाँ पे जो फोर्ट विलियम पर इन्होंने अधिकार किया, तो उस समय क्या हुआ, गवर्नर थे ड्रेक और सेनापति मिन्चिन अन्य अंग्रेज अधिकारियों के साथ भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी। सिराजुद्दौला जब ये 20 जून 1756 में जो घटना हुई थी, उसके तहत फुल्टा द्वीप में शरण ली थी। किन किन लोगों ने, गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिन्चिन व अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर शरण ली। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वह कौन गवर्नर था जो सिराजुद्दौला के समय में भागकर शरण ली थी। तो ड्रेक थे, और कहां भाग के शरण ली थी, फुल्टा द्वीप पे। या फिर सेनापति का नाम भी पूछ सकते हैं, तो सेनापति मिन्चिन था जो सिराजुद्दौला के समय में भाग कर जान ली थी। कहां भागा था, फुल्टा द्वीप पे। सिराजुद्दौला के समय में जो घटना हुई उसको ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। और ये जो घटना हुई ये थी 20 जून 1756 ईस्वी की घटना थी। जेड हॉलवेल के अनुसार इन्होंने बताया कि नवाब कौन, सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी एवं 14 से 10 चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हॉलवेल
सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है, तो वो थी सिराजुद्दौला के समय में, और घटना का समय था 2 जून 1756 ईस्वी में, जिसमें 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी और 14 गज चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन हॉवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तब 2 जनवरी 1757 ईस्वी को अधिकार कर लिया था। नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य संधि हुई, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं, और ये अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में हुई। इस संधि के अंतर्गत क्या समझौता हुआ क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य? तो पहला जो इस संधि में समझौता हुआ, कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। दूसरे जो समझौता के अंतर्गत हस्ताक्षर हुए, उसमें कंपनी को अपने अधीन स्थलों की किलेबंदी एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित की। कब? 18 अगस्त 1757 ईस्वी में टकसाल स्थापित की अंग्रेजों ने कलकत्ता में। क्लाइव व वाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीना। कब? 13 मार्च 1757 ईस्वी में वाटसन और क्लाइव ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीना 13 मार्च 1757 में, जिससे नवाब ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। परिणाम यह हुआ कि क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। और ये षड्यंत्र क्या हुआ, इसको साफ करके षड्यंत्र के बारे में चर्चा करता हूं। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। किसने? क्लाइव ने। नवाब कौन? सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। और षड्यंत्र किस प्रकार का रचा, देखते हैं। नवाब का प्रधान सेनापति कौन था? मीर जाफर। नवाब का प्रधान सेनापति था मीर जाफर। सेना का एक अन्य अधिकारी था जिसका नाम था यार लतीफ, और दीवान राय दुर्लभ थे। राय दुर्लभ दीवान थे। बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे जिनका नाम था जगत सेठ। क्लाइव ने क्या किया, एक धनी व्यापारी था जिनका नाम था अमीन चंद के माध्यम से इन लोगों से इन संपर्क किया और षड्यंत्र का जाल बुन दिया, जिससे प्लासी का युद्ध प्रारंभ हुआ। कब हुआ प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 में। इस षड्यंत्र के तहत 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें मीर जाफर ने नवाब को धोखा दे दिया, क्योंकि मीर जाफर इनका प्रधान सेनापति था और युद्ध में न गया। नवाब की तरफ से मीर मदार, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिक युद्ध में उतरे, जिसमें मीर मदार युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हुए। नवाब ने भागकर अपनी जान बचाई और वो कहां पहुंचे? मुर्शिदाबाद जा पहुंचे नवाब सिराजुद्दौला, जहां पर मीर जाफर के पुत्र जिनका नाम था मीरन, मीर जाफर के पुत्र का नाम था मीरन, यानी जो इनका सेनापति था मीर जाफर, उसके पुत्र का नाम था मीरन। मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा नवाब की हत्या करवा दी। युद्ध के पश्चात
कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। क्लाइव को भेंट स्वरूप 2,34,000 रुपए प्राप्त हुए तथा 50 लाख रुपए सेना व नाविकों के लिए प्राप्त हुए। इस युद्ध से कंपनी को बहुत अधिक लाभ हुआ। यह तो था आज नवाबों की चर्चा हुई जिसमें सिराजुद्दौला की क्या भूमिका रही। अब इसके बाद मीर जाफर, मीर कासिम क्रम से मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर, बक्सर का युद्ध, नजमुद्दौला, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है क्योंकि समय अधिक लग रहा है। कल नेक्स्ट फिर चर्चा होगी इसी क्रम में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।